अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देख लेते हैं कि क्या कौन से टैग हमारे रह गए हैं। हमने फॉर्म का टैग स्टडी कर लिया, इनपुट का कर लिया सिलेक्ट, और उसके अंदर ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया रह गया है, लेबल हो गया, फिल सेट लेजेंड हम ये पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर के अंदर इस वाले में। ठीक है, तो ये तो हो गया ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ऑप्शन ग्रुप रह गया, डेटा लिस्ट रह गया, तो इसको हम देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया हम कब यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से फाइल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम फाइल 2 और लेसन नंबर 9 आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, पार्ट 2 आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम करते ही हैं, ये चीज़ हटा देते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई ज़्यादा टेक्स्ट लिखवाना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए बनाया हुआ होता है। जैसे कि लेटर हेड कहीं लिख रहे हो, या कहीं आपने जो है वो कोई ईमेल टाइप कर रहे हो, तो वहाँ पे इस तरह से बड़ा बॉक्स देखा होगा जहाँ पे आप काफ़ी सारा कंटेंट लिख सकते हो। तो जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जहाँ पे आपने ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हो, ताकि आप ज़्यादा कंटेंट लिख सको उस बॉक्स के अंदर। क्योंकि हम इनपुट के अंदर ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें सिंगल रो आ रही होती है। इसमें हम मल्टीपल लिख सकते हैं, और उसमें जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं कि आप इसमें कितनी रोज लिखना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे 15 करूँगा तो 15 लाइन का यहाँ पे आपके पास हाइट आ जाएगी, और कितने कॉलम्स लिखना चाह रहे हो यानी कि कॉल्स, तो मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा, तो यहाँ पे 50 लेटर्स के लिए आपके पास वो जगह डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको और भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया टेक्स्ट एरिया। उसके बाद यहाँ पे है ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप आप कब यूज़ करोगे। ऑप्शन ग्रुप हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट के अंदर, जब हमें सेलेक्ट बनाना होता है ऐसा कि जिसके अंदर हमने ग्रुप बनाने हो, यानी कि ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं XYZ, और उसको हमने ग्रुप से लेबल करना हो। तो हम इसको भी बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3 हैं ये ग्रुप में हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑप्शन ग्रुप, और इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैं इन 3 ऑप्शंस को पुट कर दूंगा। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन है। तो जूम कर लेते हैं, इस तरह से जो है बिल्कुल देखो थोड़ा सेपरेट आएगा। अब यहाँ पे ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसके ऊपर लेबल भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उधर लिखा हुआ आएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस कोड को आप इस तरह से डिज़ाइन कर लो कि ये जो ऑप्शन है आपके पास ये इस तरह से आगे आ रहे हो, और इसको थोड़ा और आगे कर लो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक हो गया, ऑप्शन ग्रुप भी डन हो गया। अब आते हैं डेटा लिस्ट के ऊपर। अच्छा, डेटा लिस्ट आप कब यूज़ करोगे, जब आपने जो है इस तरह का कोई इनपुट बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपने सजेशन रखनी भी हो। यानी कि आप चाह रहे हो कि उसमें जो भी यूज़र टेक्स्ट लिखे वो एज अ सजेशन के तौर पे कुछ अपनी तरफ से सजेशन आए, जैसे गूगल के ऊपर आता है। तो वो पूरा एक उन्होंने गूगल ने एल्गोरिदम बनाया हुआ है, लेकिन जिस चीज़ को यूज़ करके आप भी बना सकते हो, लेकिन वो आपको खुद रखनी पड़ेंगी चीज़ें। एल्गोरिदम वगैरह तो सारी चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग से ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन हम उस तरह से बनाने के लिए अब डिफ़ॉल्ट हम अपना ही डेटा पुट कर देंगे, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं डेटा लिस्ट को। सबसे पहले हमने इनपुट बनाना है, और इस इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट एट्रीब्यूट लगानी है, और उसका हम यहाँ पे नाम कोई भी बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम बता दिया सिमसेट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो हमारे पास टैग है डेटा लिस्ट के नाम से, डेटा लिस्ट के नाम से हमने ये टैग लगा लिया, और यहाँ पे हम ऑप्शंस पे आ गए, और यहाँ पे हम ऑप्शन बता सकते हैं जो भी हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ पावर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पे हम देते हैं कीबोर्ड, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक और क्रोम। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं ये ऑप्शन जो है मेरे इस इनपुट बॉक्स के अंदर कनेक्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई जिसका नाम मैंने यहाँ पे सिमसेट रखा है, और डेटा लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी, और उसको मैं आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। यानी इस डेटा लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है ये लिस्ट कहाँ शो होनी है, ये यहाँ शो होनी है सिमसेट। यानी कि लिस्ट जो मैंने बनाई
वो लिस्ट का नाम मैंने सिमसेट रखा और डेटा लिस्ट के अंदर मैंने आईडी बनाई, उसका भी नाम मैंने सिमसेट रखा। तो ये सिमसेट इन दोनों का जो लिखना है ये आपस में कनेक्टिविटी है कि ये इस इनपुट से लिंक करता है। अब जैसे इस इनपुट पे आओगे तो ये इसकी पहचान है कि ये एरो बना हुआ आ रहा होगा। इस पर क्लिक करोगे तो तमाम आपके जो वो ऑप्शन उधर आपने बनाए थे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहा हूँ, तो वो मुझे सजेस्ट करेगा कि सी से जो स्टार्ट होने वाले चीज़ें हैं वो ये हैं कंप्यूटर और क्रोम। तो ये एज अ सजेशन के तौर पे ये इस तरह से आपके पास यहाँ आ रहा होगा। तो डेटा लिस्ट भी हो गया, ऑप्शन ग्रुप भी हो गया, टेक्स्ट एरिया भी हो गया। अब आते हैं आउटपुट के ऊपर। अच्छा, आउटपुट आप कब यूज़ करोगे? जब आपने कोई रिज़ल्ट लेना होगा। अब रिज़ल्ट जो है वो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो किसी भी काम को परफॉर्म करके, जो भी डेटाबेस से आपके पास रिसीव आ रहा होता है डेटा, तो वहाँ पे आप आउटपुट का टैग यूज़ करते हो डेटा को रिसीव करने के लिए। डेटा यूज़ फॉर यूज़ टू रिसीविंग डेटा, ठीक है। तो डेटा रिसीविंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी इसका भी ताल्लुक जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो रिज़ल्ट वगैरह प्रोग्रामिंग से जो है वो हम जो भी फॉर्म में डेटा पुट कर देते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है यानी वो डेटा क्या हमने पुट किया उसको शो कराने के लिए हम आउटपुट का टैग यूज़ कर सकते हैं उसका आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट टैग है जिसके थ्रू आप कोई भी डेटा रिसीव करवा सकते हो, जो रिसीव हो रहा है वो उसमें शो करा सकते हो, ठीक है। मतलब आउटपुट लिखने से कुछ नहीं होगा। आउटपुट एक ऐसा टैग है जिसमें आप कोई भी जो रिसीविंग डेटा है आप इसको यूज़ करके उसमें लिख सकते हो। जैसे पैराग्राफ के लिए हम पी यूज़ करते हैं, तो जब जब हमें पैराग्राफ यूज़ करना होगा तो हम पी का टैग लगाएंगे। सेम उसी तरह से जब जब आप कोई भी डेटा रिसीव कर रहे हो डेटाबेस से, तो आप आउटपुट का टैग यूज़ कर लो, तो वहाँ पे भी जो है इसके लिए यूज़ बनाया गया है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स दी हुई हैं जिसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स आज देखेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स हम जो है कल देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फोकस। अब ऑटो फोकस का काम क्या है? मिसाल के तौर पे मैं अपने इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद मुझे अगर कुछ लिखना है तो मुझे उस फील्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ रहा है जिस पे मैं लिखना चाह रहा हूँ। पेज पे आने के बाद, जैसे आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा, जब आप फेसबुक के पेज पे जाते हो, अगर आप लॉगिन नहीं किए हुए, तो वो यूज़र नेम के ऊपर खुद ब खुद जो है वो कर्सर वहाँ पे आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप उस पेज पे आओगे तो आप जो है वो लॉगिन ही करोगे और यूज़र नेम सबसे पहले टाइप करोगे, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी कर्सर अवेलेबल हो, तो ये एज अ अच्छा जो है वो इम्पैक्ट जाता है यूज़र की तरफ। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे इनपुट बना हुआ है इस इनपुट पर कर्सर आ जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑटो फोकस, सेव करूँगा और जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो देखोगे आप कर्सर वहाँ पे पहले से मौजूद है। क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई पेज बना रहा हूँ जिस पे लोड होने पे मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है, तो मैं डायरेक्ट कर्सर वहीं चाहूँगा कि वहाँ आए। अगर आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा ये जो वेबसाइट है वो इस तरह का कुछ काम कर रही है। तो ये ऑटो फोकस यहाँ पे हो गया। इसी तरह से हाइट और विड्थ जो है वो भी दे सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं बाद में। प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड। अच्छा, प्लेस होल्डर का काम क्या है? आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट के ऊपर लेबल यूज़ नहीं हो रहे होते, वो उसी फील्ड के अंदर बता रहे होते हैं कि ये जो बॉक्स है वो किस चीज़ के लिए बना है। तो मैं यहीं पर यूज़ कर लेता हूँ प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर पर मैं यहाँ लिख दूँगा सर्च, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इस इनपुट में क्या लिखूँगा, यानी सर्च करूँगा। क्या सर्च करूँगा? जो भी मुझे रिक्वायर्ड है डेटा। अब जैसे ही मैं डेटा इसमें पुट करूँगा वो प्लेस होल्डर हट जाएगा, और जो भी मैंने लिखा है वो हटाऊँगा तो प्लेस होल्डर वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे यूज़र को पता चलेगा कि इस बॉक्स में मैंने सर्च करना है। अब या तो मैं यहाँ पे लेबल यूज़ करके इसको बता दूँ, या फिर मैं प्लेस होल्डर यूज़ करके बता दूँ। तो अब ज़्यादातर जो है वो प्लेस होल्डर यूज़ होता है, लेबल बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन कम यूज़ होते हैं। तो आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर है कि आप किस तरह से बनाना चाह रहे हो, उसका कैसा लुक रखना चाह रहे हो, वो प्लेस होल्डर के थ्रू रखना चाह रहे हो या फिर आप लेबल को यूज़ करके रखना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, प्लेस होल्डर हो गया। उसके बाद है रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? रिक्वायर्ड का मतलब ये कि अगर ये फील्ड खाली है जब तक, तो इस फील्ड को आपने वैलिडेशन लगा दी कि ये जो फील्ड है, मैं अगर बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये बताए कि इस फील्ड को आपने लाजमी फिल करना है, ठीक है। अगर मैंने इसको फिल नहीं किया तो ये मुझे बोले कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं। अब जिस जिस फील्ड पे आपको ये लगाना है वहाँ पे आप रिक्वायर्ड लिख दोगे तो वो रिक्वायर्ड आपके पास हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम में अगर आप कहीं ऐसा बॉक्स बना रहे हो जहाँ पे एज की लिमिटेशन आप लगाना चाह रहे हो, तो एज लिमिटेशन लगाने के लिए जो है आपने वहाँ पे मिन और मैक्स को यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे इनपुट का टैग लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर लिया, और टेक्स्ट नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नंबर, ठीक है। और इस नंबर के अंदर हमने बता दी लिमिटेशन के मिनिमम 18 उसकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है उसकी 30 होनी चाहिए, और प्लेस होल्डर के थ्रू मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे हमने लिखना क्या है। यहाँ पे आपने अपनी एज लिखनी है, ठीक है, और उस एज की लिमिटेशन जो है मैंने बता दी। अगर मैं यहाँ पे 17 लिखूँगा यहाँ पे लिखने के बाद, तो मुझे वैलिडेट करेगा कि आपने 18 या 18 से ज़्यादा लिखना है, और अगर मैं 30 से अबव लिखूँगा तो आपको कहेगा कि आपने लेस देन और या इक्वल टू 30 लिखना होगा। तो ये है डेटा वैलिडेशन, कि आप अपने जैसे रिक्वायर्ड है और ये मिनिमम और मैक्सिमम है, ये आपके डेटा को वैलिडेशन लगा रही कि आपने ये डेटा इसके अंदर पुट करना है। प्लेस होल्डर बता रहा है कि उसमें लिखना क्या है, और ऑटो फोकस क्या कर रहा है कि आपके पेज लोड होने के बाद कर्सर जो है वो डायरेक्टली इस फील्ड के ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेसन के अंदर यही था। तो बहुत सारी चीज़ें में आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।